अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 19। ये सुबह सुबह क्या मनहूसियत फैला रखी है तुमने बहू और संपदा, तुम क्या इसे गले लगाए खड़ी हो। घर न हुआ अजायब घर हो गया है। अपने कमरे से बाहर आकर बड़ी बुआ प्रोन्स खींचकर बैठती विनया और संपदा की ओर देखती हुई कहती है, फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया। हमारी किस्मत में इन दोनों सास बहू का घर बसाना ही लिखा है, अपना कब सोचें। मंजली बुआ भी सिर पर हाथ रखती हुई एक साथ अंजना और विनया दोनों को उल्हाना देती है। घर बसाना या उसे बसाए घर को उजाड़ना। अंजना मंजली ननद के ऊंचे स्वर को सुनकर बड़बड़ाती है, मम्मी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन 8 महीनों में ऐसा लगने लगा जैसे मैं खुद अपना अस्तित्व विस्मृत हो गई हूँ। मुझे तो यहाँ रिश्तों में कोई गर्माहट महसूस ही नहीं होती है। मम्मी छत पर दिसंबर की सर्द शाम में शॉल ओढ़े विनया अपनी मम्मी संध्या से अपने अंतस की तपन बताने की कोशिश करती है। नहीं मम्मी, इस घर में एक संपदा दीदी ही तो है। इतनी कोशिश कर रही है लेकिन संपदा दीदी के अलावा कोई कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। क्या करूँ मैं मम्मी, हार रही हूँ मैं मम्मी। कभी कभी इच्छा होती है सब समेट कर घर चली आऊँ, लेकिन जब माँ की ओर देखती हूँ तो लगता है थोड़ा और धैर्य रख लो। लेकिन माँ को घर बनाने की जिम्मेदारी केवल औरतों की है, पुरुष का क्या। जब तक औरत तिरस्कृत होती रहे घर का अस्तित्व है, और यदि वो उसके विरुद्ध खड़ी हो जाए तो घर का अस्तित्व नहीं रह जाता। क्यों माँ, इतने दिनों का मन में उठ रहे गुबार को, गुस्से को विनया संध्या के सामने उड़ेल रही थी। ये सर्द ठंडी हवाएं भी उसके इस ताप को शांत नहीं कर पा रही थी। उसकी पीड़ा उसके शब्दों को मर्मार्तक बना रही थी। बेटा, तुम्हारे 100 सवाल सही हैं, लेकिन वहाँ क्या है ना बहनों के प्रेम में बड़े धृतराष्ट्र और आंखों पर पट्टी बंधे गांधारी है बेटा, जो ये जानते हुए भी गलत कौन है, गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और तुम्हें ही कृष्ण बनाना पड़ेगा उस घर के लिए बेटा। संध्या विनया को समझाती हुई कहती है, लेकिन मम्मी मैं कृष्ण नहीं हूँ, आम इंसान हूँ मैं। माँ तो सुबह प्रहाद मामा जी के साथ ही थोड़ी बहुत बोलती है, उसके बाद काम के साथ साथ जो चुप्पी धारण करती है वो दूसरे दिन ही खुलती है। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं उन्हें उनका वो एल्बम वाला अतीत वापस देना चाहती हूँ जिसे वो देखकर हाथ फेरती रहती है। विनया संध्या से अपनी सहनशीलता और अपने भावनात्मक आधी को साझा करती रुआसी हो उठी थी। देख बेटा, हमने पहले ही कहा था कि उन्हें पिघलाना इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने इर्द गिर्द अब एक कड़ा आवरण बना लिया है जिससे बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा। एक काम कर बेटा, कई दिन हो गए तो कुछ दिन के लिए यही आ जाओ। संध्या उसके रुआसे आवाज को सुनती हुई उधर से कहती है, मम्मी देखती हूँ कहती हुई विनया गहरी सांस लेकर कॉल कट कर देती। मम्मी कहती है कृष्ण बनो, लेकिन कृष्ण बनना क्या इतना आसान था। लेकिन यहाँ जिसके लिए मैंने युद्ध ठाना वो तो मुझसे ही अलग थलग रहती है। फिर कैसे न्याय अन्याय की बात की जाए, और इन सब में मेरी जिंदगी कहाँ है, मेरे जीवन का पथ कहाँ है। शोर मचाती सायं सायं बहती हवा के बीच भी विनया के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था, और रेलिंग से लगी अपने जीवन के बारे में विचार करती खड़ी थी। विचारों के घोड़े पर सवार विनया यही नहीं जान सकी कि अंजना सीढ़ियों पर खड़ी उसकी बातें सुन मुड़ गई थी, और अनजाने में सुनी हुई बात से उसके अंदर शक का नाग जो हर वक्त फन फैलाए विश्वमन करता रहता था, वो सिर झुकाकर सोचने पर मजबूर हो गया था। मम्मी यहाँ क्या कर रही हो। कॉलेज से आई संपदा विनया को खोजती हुई छत पर जा रही थी और अंजना को सीढ़ियों से उतरती देख पूछती है। कुछ नहीं बोलती हुई अंजना सीढ़ियों उतरती चली गई और संपदा कंधे उचकाती भाभी का शोर मचाती छत पर चली गई। संपदा को शोर मचाती देख विनया मुस्कुरा पड़ी। नहीं, चीजें तो बदलती हैं। पहले जहाँ जोर से बोलना पाप की श्रेणी में रखा जाता है, वहाँ अब संपदा के जोर से बोलना और हंसना आश्चर्य का विषय नहीं रह गया था।
और उसकी तरफ से अब अंजना को माँ का मान मिलने लगा था। लेकिन मनीष और पापा जी को अंजना का महत्व किस तरह बताया जाए, यह सवाल विनया को मसता रहा था। भाभी कहाँ खो गई? विनया के दोनों कंधों को पकड़कर झंझोड़ते हुए संपदा कहती है, आपके चेहरे में दीदी। विनया संपदा के चिबुक को पकड़कर हिलाती हुई कहती है, आप बताइए आपकी खुशी का राज। आज तो कुछ ज़्यादा ही चहक रही हैं, कोई मिल गया क्या? विनया संपदा से पूछती है, क्या भाभी आप भी? नाटक में शकुंतला का मेरा किरदार फाइनल हो गया, सब आपकी वजह से भाभी। विनया की बात पर संपदा थोड़ी शर्मा कर कहती है। संपदा से बातें करती विनया कपड़े लिए छत से आकर कपड़े तह करके अब कमरे में तह कर सबके कमरे में पहुंचाकर अंजना के पास रसोई में चली गई, जबकि वो जानती थी कि कमोबेश आज भी वही हालात है। अंजना को विनया का रसोई में आना आज भी पसंद नहीं है। फिर भी विनया अंजना को अंजना की खिलाफत दिखती नहीं थी। जैसे सूरज बादलों की ओट में छुपा रहता है और ताप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है, उसी तरह अंजना अपनी भावनाओं के ओट में अपनी नागवारी दर्शा देती है। अभी जैसे ही विनया ने किचन में पांव रखा, अंजना उसकी तरफ एकटक नज़र से देखने लगी, मानो उसमें कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरा कह रहा था वो कुछ जानना चाह रही है। अंजना को अपनी ओर इस तरह देख विनया के पैर चौखट पर ही ठिठक गए। क्या हुआ माँ, कुछ गलती हो गई क्या? विनया एक पल अंजना के बोलने की प्रतीक्षा करने के बाद पूछती है। नहीं, छेपती हुई अंजना लाइटर लेकर गैस स्टोव को बिना किसी बर्तन के ही ऑन करने की कोशिश करने लगी, लेकिन लाइटर उसके हाथ से फिसल जा रहा था। बेमतलब वो बर्तनों को इधर से उधर कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन कहीं उलझकर उसकी सारी ऊर्जा को एक गठरी में बांध कहीं कोने में रख आया हो। विनया अंजना की हरकतों को हैरान होकर देख रही थी। माँ परेशान है क्या? कोई विचार परेशान कर रहा है क्या आपको? विनया अंजना के सामने खड़ी होकर पूछती है। भाभी, वो परसों दोनों बुआ आ रही हैं, जानती ही हैं उनके आते ही भैया हवाई हो जाते हैं और फिर घर का माहौल। संपदा किचन में ही आती हुई कहती है। अचानक विनया भी ये सुनकर परेशान हो गई। जब भी आती हैं उसे मनीष का नया रूप देखने को मिलता है। उनके नहीं रहने पर जो मनीष कम से कम भले बोलता तो, लेकिन बोलने में नम्रता रहती है, वो मनीष उनके बहकावे में किसी और लोग का मनुष्य प्रतीत होता है। वो समझ नहीं पाती है कि आखिर वो दोनों ऐसा क्या कहती हैं कि मनीष का बर्ताव निम्नतर स्तर पर चला जाता है। विनया को याद हो आया 2 महीने पहले मनीष ने उसे ऑफिस की पार्टी में चलने के लिए कहा था और बिना खबर दिए दोनों बुआ का उसी दिन पर्दापण हुआ और बन ठन कर तैयार विनया को बिना लिए ही मनीष पार्टी में चला गया था और विनया ठगी सी रह गई थी। उसके बाद की 2 महीने उनके नहीं आने से घर में व्यापक स्तर पर शांति कायम हो गई थी और आज अचानक संपदा ने उनके आने का बॉम्ब फोड़ा था। हाँ भाभी कह रही थी, टिकट तो हो ही गया है, बताना भूल गई थी। संपदा बताती है, नंदो के आने की खबर से अंजना के ऊपर अब कोई असर नहीं होता था, क्योंकि उसके लिए उनका आना और घर में दहशत फैलाना आम सी बात लगती थी। अभी भी यही हुआ। उसे ना ही गम हुआ ना ही खुशी हुई, लेकिन संपदा के आ जाने से अभी वो अंदर ही अंदर राहत की सांस ले रही थी, क्योंकि वो नंदो के आने की खबर से बेचैन नहीं थी, बल्कि वो विनया और उसकी माँ की वार्तालाप सुनकर बेचैन थी और ऐसी बेचैन थी कि जुबान पर ताला जड़ा हुआ महसूस कर रही थी। संपदा, एक कप चाय दे जाना। इतने में कमरे से संपदा के पापा की आवाज़ आती है। उनकी आवाज़ सुनते ही मानो अंजना में चेतना जागृत हुई थी और वो फ्रिज खोल दूध निकालने लगी थी। फिर कुछ सोचती हुई उसके हाथ रुक गए और वो मुड़ी। बहू चाय बना लो और संपदा तुम चाय दे आना। पीली सूती साड़ी का पल्लू संभालती ऐनक के अंदर से विनया और संपदा को देखती हुई अंजना कहती है, माँ मैं विनया अंजना के मुंह से बहू सुनकर भाव विभोर हो उठी थी। अंजना विनया की बात का बिना कोई जवाब दिए किचन से बाहर चली गई। भाभी मुझे चिकोटी काटिए, ये
सपना तो नहीं है मम्मी, आपको बहू बोल कर गई है। विनया से अधिक संपदा भाव भिन्न हो गई थी और विनया से कहती है, भाभी जरा धीरे, अब चिकोटी तो चिकोटी होगी ना, गुदगुदी तो नहीं हो जाएगी। संपदा के चीखने पर हंसती विनया संपदा को गुदगुदी करते हुए कहती है, आह दीदी, आज पहली बार लग रहा है मैं एक सीढ़ी चढ़ी हूँ। विनया के चेहरे पर सुकून के साथ साथ उल्लसित भाव छाने लगा था। भाभी, ऐसा प्रेम विवाह में होता है जब सास बहू को स्वीकार नहीं कर पाती है। आपकी तो अरेंज मैरिज हुई है, फिर भी मम्मी ने इतना समय लगाया। चाय का प्याला कपबोर्ड से निकालती हुई संपदा कहती है, दीदी अजनबी ही तो थी ना मैं। बुआ ने मुझे पसंद किया था और माँ का जो विगत अनुभव रहा है उसे देखते हुए माँ मुझे बहू कैसे मान सकती थी। आपके भैया के लिए मैं भी अभी उनकी अर्धांगिनी कहाँ से हो सकी हूँ। अंजना की व्यथा के साथ अपनी व्यथा को मिलाती हुई विनया कहती है, भाभी आपकी इच्छा नहीं होती है कि ऐसे पति को छोड़ दिया जाए। संपदा विनया की ओर घूमकर पूछती है, झूठ नहीं बोलूँगी दीदी, मन करता है दीदी, बहुत इच्छा होती है। आज ही मम्मी से मैं यही कहना चाहती थी कि मैं कल वापस आ रही हूँ, लेकिन फिर माँ को उनके अतीत से निकालकर वर्तमान में लाने का जो खुद से वादा किया है वो कैसे पूरा करूँगी। यह एक विचार पता है दीदी, आज मम्मी ने कहा तुम्हें कृष्ण की तरह सही गलत में फर्क कर सही को जीत दिलानी है। यदि औरत होकर एक औरत को उसका विश्वास नहीं लौटा सकी तो विचारवान होने का क्या फ़ायदा। सच में मनीष और पापा जी भी तो विचारवान हैं। क्या उन्हें उचित अनुचित का भान नहीं होता होगा। कभी न कभी सबके मन का तिमिर हचट कर भोर की किरण सा खुद को स्फुटित करता है, लेकिन पापा जी ज्यों के त्यों ही कैसे हैं। क्या उन्हें कभी माँ के चेहरे का सूनापन नजर नहीं आया। चाय देकर आई संपदा से विनया अंतहीन विचारों के पच्चापों को सुनती हुई कहती है, आज के लिए इतना ही। इसका अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।